Hi guys, welcome to Memorize Wala. Today we start a chapter your science class 10 our environment. Now I start a chapter. Let's begin the chapter. Start now. Okay, so today we discuss the topics. First, the introduction of the chapter. What is ecosystem and the components and the food chains and the webs. Okay, and how the activities affect the environment. Okay, and ozone layer and how get depleted and manage the garbage we produce. Okay. So can you think about what is environment? Okay. So in a simple language be that we are living in a environment. हम लोग के सराउंड में या फिर हम लोग के बगल में जो प्लांट्स है, जो नॉन लिविंग है, जो मटेरियल्स रखे हुए हैं, सन है, रैबिट है, ओके ओके, एंड इकोसिस्टम है, एंड ट्री है, प्लांट है, एंड वाटर है, सन सन तो बहुत ही दूर है, और वाटर है, एंड पार्क है, बहुत चीज़ें हैं जो जो हमसे जुड़ी हुई है, हमारी बहुत ही बगल में है या फिर ठीक है। तो एनवायरनमेंट मीन्स क्या होता है, देख सकते हो। इन्वायरमेंट मीन्स environment means everything which surrounds us. It may be include living and नॉन लिविंग। जो भी हमारा लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो उसको कहते हैं हम ओके, लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, सो व्हाट इज बायोटिक? बायोटिक में क्या आता है आपका? प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, and in a abiotic your air, water, etc. Okay, environment affect the life and development of organisms, its natural habitat and vice versa. जो इन्वायरमेंट होता है वो लाइफ को इफेक्ट करता है, हम लोग की जो है रोज़ का जो हम लोग का लाइफ है या फिर ज़िंदगी है उस पर इफेक्ट करता है। जो डेवलपमेंट है वो भी एक तरह से होता है, नेचुरल हैबिटेट में हम लोग उसको इन्वायरमेंट के हम लोग उसमें डेवलपमेंट करते हैं। ओके, सो कैन यू थिंक अबाउट द इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट? सो व्हाट इज़ इकोसिस्टम हम देखने वाले हैं। इकोसिस्टम क्या होता है कि जहाँ पे सब लोग हों, जहाँ पे लिविंग भी हो या फिर नॉन लिविंग भी हो, और ऐसा मतलब उस एरिया में जो है जो लिविंग हो वो नॉन लिविंग के साथ भी हो, कंपोनेंट्स के साथ, वो एक ऐसा जो एरिया फाउंड होगा, जो एक एरिया होगा वो इकोसिस्टम होगा। तो इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल द इंटरेक्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, all the interacting living organisms in an area together with non-living components for ecosystem. Okay, this is the main thing. Okay, next point discuss करते हैं। Thus an ecosystem consists of abiotic components comprise living organisms, and abiotic components comprise physical factors like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. सो यह बताया गया है कि जो इकोसिस्टम कंसिस्ट करते हैं बायोटिक वो लिविंग है, एंड जो एबायोटिक कंप्रोमाइज करते हैं वो फिजिकल फैक्टर्स हो गए, जैसे उसमें आते हैं हमारे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, एंड विंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल्स हो गया, एंड वाटर भी हो सकता है। ओके, सो इन सब चीज़ों को जो है जो एबायोटिक है जो उसके साथ रहते हैं, कंसिस्ट होते हैं, जो साथ में मिलकर ऐसे को सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, देखो ये फ्रॉग है, दिस इज अ फ्रॉग, दिस इज फ्लाई, and this is the tadpoles, sun, water, okay, water weeds, the snail and pests. Okay, so यहाँ पे प्लांट्स भी हैं। सो जो भी लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो वो एक तरह से दोनों इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं उसी को हम एरिया में मिलते हैं उसी को इकोसिस्टम कह सकते हैं। इसको कंपोनेंट्स में बता दिए। ओके, अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम टू टाइप्स, मैन मेड इकोसिस्टम एंड नेचुरल इकोसिस्टम। एंड व्हाट इज मैन मेड इकोसिस्टम? दैट मेड बाय ह्यूमन्स। ओके, जो आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, जो एक ह्यूमन्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो हम लोग बनाते हैं, जैसे कि एक्वेरियम। एक्वेरियम हम लोग देखे होंगे कि इस तरह से एक होता है जिसमें वेट फॉर मिनट, इस तरह से होता है एक्वेरियम। सो इसमें क्या होता है, इसमें फिश रहती है। ओके, इसमें फिश रहती हैं। ओके, इसमें फिश रहती हैं, और जो ये फिशेस होती हैं इसमें फूड रहता है जो हम लोग खुद डालते हैं उस एक्वेरियम में, एंड इसमें वाटर भी रहता है। ठीक है, वाटर रहते हैं, उसमें फिश भी रहती हैं, और ये फूड रहता है। ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड बाई अ, जो वाटर रहता है एक मोटर रहता है, उसमें से आप पानी बदल सकते हो। सो ऐसा एक्वेरियम हम घर में होता है, जो लोग मछली का अच्छा लगता है, सो उन्हें सजाने के लिए एक तरह से रखते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एक्वेरियम। एंड नेक्स्ट नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? एक्वेरियम इकोसिस्टम एक्वेटिक इकोसिस्टम में आता है। इसमें टू टाइप से नेचुरल इकोसिस्टम हो गए। नेचुरल इकोसिस्टम में जैसे कि एक्वेटिव हो गया और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, तो
एक्वेटिक में जैसे कि उसमें भी दो होते हैं, एक होता है सी ओशियन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम में सी ओशियन जो बहुत ही लार्ज होते हैं, और फ्रेश वाटर में आपका रिवर, लैक, पॉन्ड, पूल। ओके, टेरेस्ट्रियल में क्या होगा, जो लैंड है, टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड, होता है टेरेस्ट्रियल मतलब। और इसमें हमारा आता है फॉरेस्ट आता है, डिजल्ट आता है, ग्रासलैंड आता है। फॉरेस्ट एक टेरेस्ट्रियल है, डिजल्ट एक टेरेस्ट्रियल है, ग्रासलैंड भी एक टेरेस्ट्रियल है। ओके ओके, all the organisms are classified on a basis of nutrition। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ न्यूट्रिशन हो गए। अब उसमें टू टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला न्यूट्रिशन हो गया हमारा प्रोड्यूसर हो गया, एंड दूसरा कंज्यूमर हो गया। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट इज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स आते हैं वो हो गए जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगाई, and can produce a food their can produce their food by sugar and starch from inorganic substance using light energy। अब पूछोगे कि इनऑर्गेनिक क्या होता है और ऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक होता है जैसे वो ऑर्गेनिक मतलब फूड हो गया हमारा, उसमें ऑर्गेनिक में फूड आता है, और इनऑर्गेनिक में हमारा आता है सनलाइट हो गया। ओके, तो यहाँ बताया गया प्रोड्यूसर जो होते हैं जो प्रेजेंस की सनलाइटें बनाते हैं, जहाँ पे सन रहता है, सन की जो लाइट्स होती हैं उससे जो फूड बनाते हैं, वो हो गया हमारे प्रोड्यूसर। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, और ब्लू ग्रीन अलगा ये होते हैं, ठीक है। कंज्यूमर में होता है, कंज्यूमर में क्या होता है, इंक्लूड ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड ऑन अ प्रोड्यूसर इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेंस। सो इसमें जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्टली भी होते हैं, या फिर वो डायरेक्ट उन्हें खाते हैं, या फिर कोई खा लिया उसको तो उसके बाद उसको खा के इनडायरेक्टली सस्टेंस करते हैं, जीते हैं, ठीक है। किसी आदमी के ऊपर डिपेंडेंट है, एक तरह से निर्भर है उन दूसरे प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे, तो उनको हम कंज्यूमर कहेंगे। कंज्यूमर डिपेंड ऑन अदर फूड, अदर फॉर फूड। ओके, हेज अ चार्ट गिवन। कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज हार्बीवोरस, carnivorous and parasite and omnivorous। This is a grass eaters, cow deer, carnivorous है flesh eaters, lion eater, lion tiger। एंड पैरासाइट में आपका प्लाज्मामोडियम, जो कि फूड को उनको केवल कैच करते हैं, ठीक है। कैच करके उनको किल तो नहीं करते हैं, बट उनको जो है वो उनका जितना वो ज़्यादा होस्ट करते हैं, उनकी खा लेते हैं, ठीक है। एंड ओमनीवोरस क्या होता है, फूड फीड ऑन अ बहुत प्लांट एंड प्लस एग्जाम्पल क्रो। ओके, तो ओमनीवोरस तो सबको खा सकता है, कैसे, अब जैसे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो जहाँ जैसे कोई भी चीज़ की अगर वो पड़ा हुआ है, कोई भी चीज़ आदमी मरा हुआ है तो उसको डायरेक्ट खा सकते हैं उड़ के या फिर कहीं से भी, तो वो तो सबको खा सकते हैं, तो कोई भी आदमी, कोई भी चीज़ या फिर कोई भी जानवर, ठीक है। तो ओमनीवोरस हो गया। कार्निवोरस तो प्लांट ही खाते हैं, कार्निवोरस प्लांट खाते हैं, मीट भी खाते हैं। ओमनीवोरस केवल, ओमनीवोरस सब खाते हैं। ओके, अब डिकम्पोजर क्या होता है, डिकम्पोजर होता है फंगाई, बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन and decomposer are dead plants animal complex compound, the simpler one, those thus decomposer help in the replacement of natural resources। so decomposers क्या होते हैं, जो फंगाई होते हैं, फिर बैक्टीरिया होते हैं जो ब्रेक करते हैं डिकम्पोजर्स को। डिकम्पोजर मतलब होता है क्या है कि सिंपल से जान लो कि जैसे कोई आदमी या फिर कुछ भी या फिर कोई प्लांट्स मरा हुआ है और मिट्टी में मिल जाएगा, सो डिकम्पोजर्स के द्वारा ही कहा जाएगा, ठीक है। वो डिकम्पोज हो जाएंगे, जब भी सड़ जाएंगे, सड़ने के बाद वो एक न्यूट्रिएंट बन जाएंगे प्लांट वो सॉइल में, तो उसी को कहते हैं डिकम्पोजर। जो फंगाई या बैक्टीरिया जो है वो ब्रेक डाउन होके डिकम्पोज होके उसमें सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा न्यूट्रिएंट का कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, एंड वो एक तरह से रिप्लेसमेंट और रिसोर्स है जो कि हेल्प करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं, एक अच्छे से फिर से उसको बैलेंस रखते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है। डिकम्पोजर फीड ऑन रिमेन्स एनिमल्स ऑफ अदर्स, एनिमल्स पे भी है, ऑपरेट इम्पॉर्टेंट रोल है इनका, बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर्स दे पुट न्यूट्रिशन बैक इन सॉइल। जो मैंने बताया था वही है कि वो बैक सॉइल में न्यूट्रिशन डाल देते हैं वापस, एंड मेक द अवेलेबल टू प्रोड्यूसर, अब प्रोड्यूसर्स को फिर से यूज करते हैं, एंड दे आर क्रिएटिंग अ बैलेंस। ओके, दिस इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ मेन रोल ऑफ इन अ डिकम्पोजिंग। ओके ओके, फूड चेन क्या होता है, फूड चेन हम सिंपल जानते हैं कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ को खा रहा है या फिर ईट कर रहा है उसको, तो वो एक दूसरे पे जो एक दूसरे को खा रहे हैं, ठीक है। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी। जहाँ पे एक आदमी या फिर एक
एक चीज़ दूसरी चीज़ जो खा रहे हैं, एक प्लांट एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया फूड चेन। अब जैसे यहाँ पे ट्री हो गया, सो ट्री आपको कौन खा रहा है, डियर खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन हो गया और ये ग्रासो ऊपर हो गया, तो इसको फ्रॉग खा रहा है, फिर फ्रॉग को स्नैक खा रहा है, स्नैक को खाने के बाद एक चील खा रहा है इसको, हैवक, ओके। सो दैट्स वाज फूड चेन इन अ फॉरेस्ट, इन अ ग्रासलैंड, इन अ पॉन्ड, ओके। So there are the four types of trophic labels. First, producer; second, primary consumer; and third, secondary consumer; and fourth, tertiary consumer. Each step of the food chain is called a trophic label. जितने भी step of food chain होगा वो trophic label होता है. And transfer of energy take place. And 10% of energy transfer होती रहती है one trophic to another trophic label, and 90% being released in a reproduction and in a growth. Okay. Okay, so here we are. The green plants capture 1% of 1% of sun energy. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं 1% ऑफ सन एनर्जी, ओके। एंड इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शन इन द फूड चेन, ओके। यूनिडायरेक्शन मीन्स, यूनिडायरेक्शन मतलब होता है आपका, यूनिडायरेक्शन मतलब इन अ वन, मतलब वो केवल एक दूसरे, मतलब स्ट्रेट चेन में, ठीक है, स्ट्रेट में, ओके, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वो कहीं मुड़ते नहीं, मतलब, ओके, उससे कहते हैं हम यूनिडायरेक्शनल। दिस इज going to decrease the amount of energy from one trophic level to next trophic level in food chain, okay। so ये डिक्रीज होता है from one trophic level to another next trophic level in food chain। जो एनर्जी होती है वो कम होती रहती है अगर एक टॉपिक लेवल से वो दूसरे टॉपिक लेवल में जा रहा है, ठीक है। 10% लॉ यहाँ पे आता है, बहुत इंपॉर्टेंट 10% लॉ। क्या 10% लॉ क्या कहता है कि जो एनर्जी अवेलेबल होती है ईच सक्सेसिव टॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। सो यहाँ बताया गया है कि जो एनर्जी अवेलेबल रहती है प्रोड्यूसर पे, अगर वो 100% है तो वो 90% यूज़ करेगा, एंड 10% pass into a primary consumer, then it's pass again in a secondary consumer 10% and 90 consume, and 10% then again pass and 90% consumed by secondary consumer and 10% used by tertiary। सो आप देख सकते हो ये कितना कम हो जा रहा है। पहले 1000 जो के जूल था, फिर उसके बाद 100 के जूल्स, इसके बाद वो 10% के जूल एंड 1 के जूल, ओके। सो देख सकते हो कि 10% कम हो रहा है, ओके। सो इस तरह से हम जान सकते हैं 10% क्या होता है। टॉपिक लेवल, एनर्जी फ्लो हो रही, टॉपिक लेवल्स दिए गए हैं, ओके। एंड देन व्हाट इज़ फूड वेब। अब फूड वेब क्या होता है, फूड वेब होता है कि जिसमें आपका फूड जो है, फूड चेन कनेक्टेड हो, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, फॉर्मिंग ऑफ वेब लाइक पैटर्न। वेब जानते हो वेब कैसे होता है, एक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे 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 ऐसे, कहीं से कहीं सब जुड़े होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वेब बनाते हैं एक ठीक है, तो ये एक दूसरे से कहीं कहीं कनेक्टेड है, ओके। सो इसमें क्या होता है कि फूड वेब में ये फूड जो है ये इस स्ट्रेट चेन में नहीं होते हैं, बल्कि ये एक तरह से स्ट्रेट में नहीं होते, मतलब ये मुड़ते रहते हैं, ठीक है, नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, ये नॉन स्ट्रेट होते हैं, ओके। ये ऐसा नहीं है कि अगर ग्रास जो ऊपर है तो वो उसी को खाएगा, फ्रॉग ही खाएगा उससे। अब फ्रॉग को यहाँ पे कौन खा रहा है, फ्रॉग को वहाँ पे केवल चील खा रहा था, यहाँ पे उसको स्नैक भी खा रहा है, और एक कोई बर्ड है वो भी खा रहा है, ओके। अब स्नैक को भी कोई दो खा रहा है, एक चील खा ही रहा है, दूसरा जो है पिकॉक खा रहा है उसको, ठीक है। एंड तो इस तरह से है कि इसमें स्ट्रेट नहीं है ये, कि एक को एक ही खा रहा था वहाँ पे फूड चेन में, बट ये फूड वेब की तरह है, ठीक है, एक को कोई भी खा सकता है। जैसे ये है यहाँ पे स्नैक मान लो, तो स्नैक को यहाँ पे दो खा रहे हैं, दो लोग खा रहे हैं, ठीक है। सो दो, अगर दो खा रहे हैं यहाँ पे, सो स्ट्रेट तो नहीं है ये, ठीक है, वहाँ पे केवल एक ही खा रहा था फूड चेन में, तो यहाँ पे फूड वेब बनेगा अगर दो, एक को ही दो खा रहे हैं, ठीक है, दो लोग खा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा, इन अ फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई पोजीशन इन मोर देन वन फूड चेन। तो इन फूड वेब में क्या होता है, फूड वेब में होता है कि एक ऑर्गेनिज्म को ऑक्यूपाई पोजीशन मोर देन वन फूड चेन। वही बताया गया है कि एक लोग को कोई भी खा सकता है, बहुत लोग का फूड बन सकता है वो, ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड इन टर्न दे कैन बी ईटन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेम वही है कि एक लोग को कोई भी डिफरेंट सोर्स में खाया जा सकता है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं एक लोग को, एक ऑर्गेनिज्म को, ओके। ओके, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स से पहला है हम लोग का चेंज इन इन्वायरमेंट इफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज।
the environment around us. This lead to a slow degradation of environment across many environmental problems. So यहाँ पे क्या हो, चेंज इन्वायरमेंट में हम लोग क्या हो रहा है, जैसे एक्टिविटीज़ चेंज हो रही है अपने इन्वायरमेंट में, जिससे स्लो डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट में। ओके, और बहुत सी प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है। फर्स्ट है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। फर्स्ट प्रॉब्लम है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लेश होना, ख़त्म होना, ठीक है। जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है वो ख़त्म हो रही है ओजोन लेयर की, ठीक है। और जो वेस्ट डिस्पोजल है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट बढ़ गया है, ठीक है। Depletion of ozone layer. O3 is a larger found in stratosphere, which is a part of our atmosphere from 12 km 50 km above sea level. Ozone is a deadly position at around is a ground level, and ozone layer is very protective blanket around Earth, which absorb most of the harmful UV ultraviolet radiation of the sun. Okay, ओजोन क्या है, फाउंड होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, विच इज़ अ पार्ट ऑफ और एटमॉस्फेयर अबाउट 12 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबव सी लेवल। एंड ओजोन लेयर इज रेडली पॉइजनियस। ओके, बहुत ज़्यादा पॉइजनियस होती है गैस की, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, ये एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, एक चादर की तरह, ठीक है। एक मतलब बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम अ हार्मफुल रेस से, जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, ठीक है। उससे प्रोटेक्ट करती है, हमारी अल्ट्रा वायलेंट रेस से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेस से, हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। वो उन्हें अब्जॉर्ब कर लेते हैं यूवी रेस को, ठीक है। ओके, here is a ozone is formed as a result as a following photochemical reaction. There is a photochemical reaction is given O2 plus इज इक्वल टू अल्ट्रावायलेट रेस से जब ये करेगा, सॉरी ओ यू भी से, ठीक है। यू भी से जब ये करेगा O2, जब वो डिप्लेस होगा, सो O2 O प्लस O फॉर्म होगा। इसके बाद जो O होगा, ए को मिल जाएगा O2 से, दैट इज फॉर्म O3। ओके, यही तो सिंपल इक्वेशन था। सो दिस डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर थिकनेस इन अंटार्कटिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 एंड वाज टर्न एज अ ओजोन होल। ओके, ओजोन होल। कैन यू थिंक अबाउट दिस, वाई दिस डिप्लीशन होकर। सो हम लोग जान सकते हैं कैसे ये डिप्लीट हो रहा है, कैसे ख़त्म हो रहा है ओजोन लेयर की जो प्रोटेक्टिव लेयर है। सो इसमें क्या होता है, इसमें एक्सेसिव यूज़ ऑफ सी एफ सी क्या होता है, सी एफ सी एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि रिलीज़ होता है बाई अ फ्रेश यूजर्स, ओके, बाई अ रेफ्रिजरेटर्स, एंड दैट कॉज अ ओजोन डिप्लेशन इन अपर एटमॉस्फेयर। जो गैस रिलीज होती है फ्रीजर से या फिर सम एसी से होता है, जो बहुत चीज़ों से होता है, जो गैस रिलीज होती है, जो कि हार्मफुल है सी एफ सी, सॉरी डेटा ओजोन के लिए, वो डिप्लीट करती है, उन्हें ख़त्म कर रही है, होल कर रही है उसमें ओजोन में, ठीक है। अब दिस इज़ अ ओजोन, आई थिंक दिस इज़ अ ओजोन, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ यूवी रेज। ओके, ये आपको प्रोटेक्ट कर रही है यूवी रेज से, ओके, यूवी रेज से प्रोटेक्ट कर रही है आपको। ओके, इफ़ सी एफ सी कॉजिंग, सी एफ सी यहाँ पे इसको होल कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ होल एंड दिस इज पासिंग अ यूवी रेज। आफ्टर होल यूवी रेज passes and this cause a skin cancer and much problems. Okay, so in 1987 the United Nation Environmental Program UNEP succeeded in a forging an agreement to free CFC production in 1986 level. सो 1987 में क्या हुआ था, जो UNEP था उसने एक एक्शन लिया टू बंद करने के लिए CFC का प्रोडक्शन, ओके, इन 1986 लेवल से। एंड इट इज़ नाउ मैंडेटरी टू फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको कहा गया है कि वो CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाए, जो CFC फ्री हो आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। ओके, ओके, गार्बेज गार्बेज डिस्पोजल। व्हाट इज गार्बेज डिस्पोजल? सो ऐसा थिंग, ऐसा गार्बेज डिस्पोजल इज अ, सो जो ऐसा वेस्ट होता है जो कि हम उसको हम डिकम्पोज ना कर सकें नेचुरली, ओके। सो इसमें के लिए कुछ बनाया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैव क्रिएटेड मेजर प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट गार्बेज accumulation and its disposal स्पेशली इन अर्बन एरिया। सो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है और जो राइज हुआ है डिमांड में, उस वजह से जो कंज्यूमर है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि वेस्ट का बढ़ जाना, ठीक है। आजकल कितना वेस्ट हो गया है, कूड़े का वेस्ट हो जाना, ठीक है। और बहुत चीज़ों का जो वेस्ट है वो एरिया में बढ़ रहा है, और इसके लिए कुछ डिफरेंट मेथड बनाया गया है सॉलिड वेस्ट के लिए इसको, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड में बनाए गए हैं, कैसे वेस्ट
ओके। सो टाइप्स ऑफ वेस्ट हम देख सकते हैं, इससे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है। अब जैसे फूड हो गया एंड पेपर हो गया, ओके, दिस इज़ अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में हमारा आता है प्लास्टिक एंड ग्लास, जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता है। ओके, सो इसके लिए हमने गार्बेज बनाया है, जो कि अलग अलग चीज़ों को एक सेपरेट, उसमें एक ग्रीन बॉक्स होता है और एक ब्लू बॉक्स होता है। तो जो ब्लू बॉक्स होता है वो टाइप्स ऑफ वेस्ट के लिए उसमें होता है। सो जो ब्लू बॉक्स होता है वो यूज़ होता है हम लोग के प्लास्टिक्स के लिए। एंड जो प्लास्टिक है, जो ग्रीन बॉक्स होता है, जो वेस्ट होता है, जो उसके लिए वो होता है, जैसे कि फूड हो गया या फिर जो बायोडिग्रेडेबल होता है उसके लिए यूज होता है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है वो ब्लू बॉक्स के लिए होता है, ठीक है। तो ग्रीन फॉर अ बायो एंड नॉन एंड ब्लू फॉर अ नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।